हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम साइंस कवर करेंगे जो कि आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, काफ़ी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप कि यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, किसी वस्तु की चाल अगर आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। और आप क्या कर रहे हैं, चाल को आधा कर रहे हैं, तो चाल को आधा कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा। कैप स्मॉल जी का मान होता है कितना, तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सब लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, तो जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और वही बात करें तो जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है जी का मान, और ध्रुव पर महत्तम होता है जी का मान, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। तो देखिए, ऊपर या नीचे आप जाएंगे पृथ्वी के सतह पर तो जी का मान घटेगा। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाता है। क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर बढ़ जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर कम हो जाता है और घटने पर बढ़ जाता है। ठीक है, अपोजिट है, मतलब घूर्णन बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा और घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। देखिए, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पृथ्वी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है, पृथ्वी का जी का मान केंद्र पर 0 होता है, और पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ाता है तो जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति कम करता है तो जी का मान बढ़ जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है। तो सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और वही बात करें चंद्रमा के लिए पलायन वेग, तो देखिए चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये तीनों आपको याद कर लेना है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है जानते हैं, आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे एकाएक गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। देखिए एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना है, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है, और इसी कारण दो बर्फ आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का घनत्व होता है। तो देखिए शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। कहने का मीन्स है कि 1 मीटर क्यूब में आपको 1000 लीटर शुद्ध जल होता है। ठीक है, 1000 लीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ग्राम लिख दिया है, गलती है। देखिए बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ठीक है, द्रव का घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो केशिका नली में कम चढ़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो घट जाती है। ताप बढ़ाइएगा तो द्रव की श्यानता घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, बढ़ती है। गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। देखिए ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, लेकिन ताप बढ़ेगा तो गैस की श्यानता बढ़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए जब आंधी आता है और छप्पर उड़ जाते हैं तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या है। तो बीमा होता है ml के पावर -1 के t के पावर 2 होता है। ठीक है, ml पावर -1 t के पावर 2। ठीक है, ऐसे करना याद। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए झूला पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा है कि झूला पर एक आदमी बैठा हुआ पहले से और फिर एक आदमी और बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, जानते हैं, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे क्वेश्चन आ ही गया। देखिए अपवर्तित रहेगा, सॉरी बढ़ नहीं जाएगा, अपवर्तित रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा। आवर्तकाल क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनित तरंगें होती है। तो देखिए वायु में ध्वनित तरंगें होती है अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनित तरंगें होती है अनुदैर्ध्य। देखिए ध्वनित तरंगें अनुदैर्ध्य होती है, हमेशा आपको पहले बताया है। तो वायु में ध्वनित तरंगें अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो इस्पात में यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम जो होता है द्रव्य में होता है और उससे कम जो होता है गैस में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा वेग ध्वनि का होता है इस्पात में और सबसे कम गैस में मतलब वायु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसर्व तरंग की आवृत्ति होती है। प्रसर्व तरंग कहने का मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव का जो तरंग होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपस्रव तरंगे की आवृत्ति होती है। अपस्रव कहने का मीन्स कि इंफ्रासोनिक वेव। तो इंफ्रासोनिक वेव का जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और एक होता है श्रव्य तरंग जो कि मानव कान सुन सकता है और वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक का जैसे इको होता है तो आपको परावर्तन होकर आवाज़ साउंड आपके तरफ आता है तो मिनिमम जो दूरी होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग का मान जो सबसे कम होता है अभी बताएं कि गैस में होता है। ठीक है, गैस में सबसे कम और इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से, तो तापमान जब वायु में घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी एग्जाम में पूछ देता है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मतलब आप कह सकते हैं सीधा सीधी कि 4200 जूल, 4200 जूल कह सकते हैं आप। 1 किलो कैलोरी मतलब 4200 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का ताप होता है, सामान्य ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप केल्विन में कहेंगे तो 273 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि 273 नहीं 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन मानव का समान ताप केल्विन में। ठीक है, याद रखिएगा, गलत नहीं। कमरे का सामान्य ताप होता है। तो देखिए कमरे का सामान्य ताप जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जानते हैं क्या है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है विशिष्ट ऊष्मा का मान। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का मान एसआई मात्रक जो होता है वो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो देखिए केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है
कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो देखिए उसका ताप जो है बढ़ जाता है। झरने में ऊंचाई से जब गिरता है, जैसे आप झरना में स्नान करने गए होंगे कभी, तो आपको गरम गरम पानी दिखा होगा, ठीक है। तो ऊंचाई से जब गिरता है तो ताप बढ़ जाता है, पानी गर्म लगेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो देखिए सेल्सियस जब 0 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सेल्सियस के पैमाने पर जैसे पैमाना बना रहता है, ठीक है, तो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। तो देखिए विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है वो संवहन के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है? संवहन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है। बोलोमीटर यंत्र है जो क्या मापता है? तो उष्मीय विकिरण मापता है। क्या मापता है? उष्मीय विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन। सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, द्रव हो ही नहीं बदलता, सीधे ठोस से गैस में, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है क्या? गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वथनांक, ठीक है। द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। जब द्रव से वाष्प में चेंज हो तो कहते हैं वाष्पन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं गलन। क्या बोलते हैं? गलन। जैसे ठोस से द्रव हुआ तो गल गया, गल के द्रव हो गया, तो उसको बोलते हैं गलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। देखिए दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा। देखते हैं आप प्रेशर कुकर में द्रव जो रहता है पूरा रहता है, उस पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें वाष्प बढ़ता है, तो ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ठीक है, इसलिए ओस नहीं बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। जो अभी बताया ना कि ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, और वो होता है कपूर खास करके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए बर्फ का गलन का गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखिएगा 80 कैलोरी प्रति ग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो वाष्प का गुप्त ऊष्मा का मान होता है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। बर्फ का गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी ग्राम, और 536 होता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान, 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। आपको बताए थे कि प्रकाश, प्र से प्रकाश, अनुप्रस्थ क्या हो रहा है? प्रस्थ, प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। प्रकाश प्रस्थ मतलब प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अब बताए थे ध्वनि, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है आपका, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। बताए थे ना, ध से ध्वनि, ध से धैर्य, अनुदैर्घ्य, धैर्य, धैर्य हो रहा है, ध्वनि धैर्य, अनुदैर्घ्य, तो याद रखिएगा ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ, ठीक है, याद रखने का ट्रिक बताया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइजेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने बताया कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है? विवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने, जो कि एक फार्मूला दिए थे E = mc², आइंस्टीन ने ही दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था,
तो देखिए आज का क्वेश्चन इतना ही था। आपको तनिक भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको इंटरेस्टेड वीडियो मिलने के लिए आप साइंस का और तरह तरह की वीडियो आप लोग के इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहेगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।